प्रणाम दर्शकों, आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मंदी यानी रिसेशन क्या है, ये कैसे और क्यों आती है तथा इसे कैसे रोका जाए और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। रिसेशन यानी मंदी क्या है? रिसेशन वह टाइम फेज है जब अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इसका मतलब है कि बिजनेस कम पैसा कमाते हैं, कई लोग अपनी नौकरी खो देते हैं या उन्हें काम नहीं मिल पाता है और इकोनॉमी में कुल एक्सपेंसेस कम हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे जब कोई कार सड़क पर धीमी हो जाती है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह अर्थव्यवस्था में सब कुछ अधिक धीमी गति से आगे बढ़ता है और लोग कम आय और अवसरों की वजह से प्रभावित हो जाते हैं। रिसेशन के कारण 1. डिमांड शॉक। कमोडिटीज यानी वस्तुओं और सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स के डिमांड में अचानक कमी, जो अक्सर इन्फ्लेशन, कंज्यूमर्स के ट्रस्ट में कमी या महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंसिडेंट्स के कारण होती है। 2. सप्लाई शॉक। सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस या प्रोडक्शन कॉस्ट्स के इंक्रीज, जैसे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण इकोनॉमिक आउटपुट में कमी आती है। 3. फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का अर्थ होता है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स कर जाना, एसेट बबल्स का फूटना यानी स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, कमोडिटीज जैसे चीजों के दाम अचानक से बहुत कम हो जाना, या क्रेडिट क्रंचेस यानी बैंक्स द्वारा लोन देने की प्रक्रिया को रोक देना या काफी मुश्किल कर देना या स्लो कर देना, जैसा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा गया था। मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को कड़ा करने, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि से उधार लेने और खर्च में लोग हिचकिचाने लगते हैं, जिससे मंदी आ सकती है। 5. फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट के खर्चों में कमी या टैक्सेस में वृद्धि से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो सकती है। 6. एक्सटर्नल फैक्टर्स। ग्लोबल इवेंट्स जैसे वॉर्स, पैंडेमिक्स या महत्वपूर्ण राजनीतिक इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्थिरता पर बुरा प्रभाव डालती है। 7. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। कभी कभी तेजी से टेक्नोलॉजिकल प्रगति के कारण इंडस्ट्रीज को बदलते अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने मुश्किल हो जाती है, जिस कारण इंडस्ट्रीज खुद को बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग पर ध्यान देने लगती है, जिसके मुख्य प्रक्रियाओं में लोगों को जॉब्स से निकलना शामिल है। जिसका उदाहरण है अभी तेजी से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कई जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। रिसेशंस की रोकथाम के उपाय। 1. मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी बनाए रखने और उधार यानी बोरोविंग और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करने जैसे उपायों का उपयोग कर सकता है। 2. फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट्स डिमांड को इंक्रीज करने के लिए खर्च बढ़ा सकती हैं और टैक्सेस में कटौती कर सकती हैं। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाकर नए नए जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है, जिस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। 3. फाइनेंशियल मार्केट्स का रेगुलेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल यानी धन को रिजर्व करना और रिस्की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सीमित करके फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जा सकता है। 4. डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को इनकरेज करने से किसी एक सेक्टर में किसी भी प्रकार के शॉक के इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। 5. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसी नीतियां रिसेशन के दौरान इनकम और कंजम्पशन को स्थिर करने में मदद कर सकती हैं। अंत में यूं समझिए कि रिसेशन एक कॉम्प्लेक्स आर्थिक मंदी है जो डिमांड और सप्लाई शॉक्स, फाइनेंशियल क्राइसिस और गवर्नमेंटल गलत पॉलिसीज सहित विभिन्न कारकों के कारण होती है। रिसेशन को रोकने में एक्टिव मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल रेगुलेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बनाए रखना शामिल है। रिसेशन से निपटने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने और एम्प्लॉयमेंट को रिक्रिएट करने, फिस्कल इंकरेजमेंट और डायरेक्ट सपोर्ट प्रोग्राम्स जैसे कार्यों को बढ़ावा देती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल या वीडियो से संबंधित बातों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ ऐसी ही और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।